तो साथियों, मैं हूं मणिकांत। मैं फिर हाजिर हूं आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ, जिसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण, इंग्लिश में कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज की वीडियो में मैं आपसे कहूंगा कि आप लास्ट तक रुकें। आज की वीडियो में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं उन्हें बहुत ही डीप तरह से समझाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और यदि किसी को बहुत जल्दी है तो प्लीज मैं आपसे कहूंगा कि उसके लिए आपके पास ढेर सारे दूसरे वीडियो मिलेंगे। यदि आप हमारे वीडियो में रुक रहे हैं तो फिर मैं आपको बहुत गहराई तक जा करके चीजों को समझाऊंगा। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पहले ये बेहद जरूरी होता है कि हम उसके कॉन्सेप्ट को समझें। तो आइए चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट की ओर। तो मैं फिर से एक बार कहूंगा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आज के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में साझा करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण को समझने के लिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं समीकरण। अब समीकरण को समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम समझें बिंदुपथ क्या है, लोकस क्या है। बिंदुपथ को यदि समझें तो हिंदी में यदि समझें तो बिंदुपथ यानी बिंदु का रास्ता, पथ माने रास्ता, एक चलता हुआ बिंदु, बिंदु जो किसी प्लेन में मूव कर रहा है, चल रहा है। बिंदु के चलने में एक रास्ते का निर्माण हो रहा है। तो बिंदु के चलने में जिस पथ का निर्माण हो रहा है या जिस पथ का निर्माण होता है उसे हम कहेंगे बिंदुपथ। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। अब बिंदुपथ की डिफिनीशन को जरा समझा जाए तो बिंदुपथ की जो परिभाषा है, हिंदी में परिभाषा को यदि हम समझें तो कहते हैं कि एक ऐसा तथ्य जो बिंदु की प्रत्येक स्थिति के लिए सर्वथा सत्य हो उसे हम बिंदुपथ कहते हैं। इंग्लिश में इसी बात को कहें तो कहते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट शेयर ए प्रॉपर्टी, जो एक गुण रखता है, सभी बिंदुओं का एक ऐसा सेट जो एक कॉमन प्रॉपर्टी रखता है, कॉमन प्रॉपर्टी को शेयर करता है, उसे हम लोकस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, ये हमारी दो एक्सेस हैं, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, वाई एंड वाई डैश, ये हॉरिजॉन्टल अक्ष और ये वर्टिकल अक्ष। अब एक कोई पॉइंट है, मूव कर रहा है। थोड़ा सा समझ लेते हैं, पहले लोकस को समझ लेते हैं। अब कोई पॉइंट इस एक्स अक्ष को ही अपना रास्ता चुन लेता है, अपना रास्ता मान लेता है, यानी किसी बिंदु का जो पथ है वो एक्स अक्ष ही है। और डिफिनेशन के हिसाब से, डिफिनेशन के अनुसार यदि हम चलें तो हमें क्या देखना है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। तो जरा आप देखें एक्स अक्ष में ये ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। और ये 1 2 3 4 5 6 इक्वल डिस्टेंस में कुछ पॉइंट ले लें तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 1,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1,0। इधर की ओर चले तो ये -1,0। कोई और पॉइंट ले लें, 1 2 3, ये कितना हो गया? 3,0। इधर की तरफ ले 2 3 4, तो ये हो गया -4,0। गौर से देखें तो हमें पता चल रहा है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, वो प्रॉपर्टी हमें ढूंढनी है या उस तथ्य को ढूंढ के लाना है जो सदा सत्य हो, सर्वथा सत्य हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इस कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट है, यानी ऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो क्या है? 0 ही दिख रही है। तो उसी तथ्य को हम, उसी प्रॉपर्टी को यदि लिखें तो उसे हम क्या लिखेंगे? y = 0। ये मेरी एक इक्वेशन है, यानी कोई कहे कि इक्वेशन एक्स अक्ष का समीकरण है, एक्स अक्ष का समीकरण, तो मेरा क्या मिला? y = 0। इसी तरह हम इस y अक्ष में देखें तो ये हमारा पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0,1। ना इधर गए ना इधर गए, ऊपर की तरफ गए पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 0,1। ये क्या है? 0,-1। और नीचे आए 0,-2, या इधर ऊपर जाएं तो 0,2
0,3। इसमें भी वही प्रॉपर्टी आप ढूंढें, एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढें तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे एब्सिसा की वैल्यू 0 है, x इक्वल 0। देखिए समीकरणों की जब हम बात करते हैं तो बचपन से लेकर के बढ़ती हुई क्लास तक जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप कई तरह सुनते हैं। रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, आप सुनते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इसी प्रकार आप और जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहां पर मुलाकात हुई आपसे द्विघात समीकरण, और ऊपर की क्लास में जाएंगे तो आप सुनेंगे द्विघात समघात समीकरण, और ऊपर जाएंगे तो आप सुनेंगे द्विघात व्यापक समीकरण। तो मैंने समीकरण को समझने का प्रयास किया है, यानी समीकरण वो किसी मूविंग पॉइंट का, किसी चलते हुए बिंदु का बिंदु पथ होता है, किसी मूविंग पॉइंट का लोकस होता है। और आज हमें बहुत सारे समीकरणों को नहीं समझना है, आज हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए पहले तो एक बात समझ लेते हैं कि कौन सी इक्वेशन लीनियर यानी रैखिक समीकरण होते हैं और कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। इस सब फिगर में देख लें तो 1 2 3, ये 3 पॉइंट के बाद यदि एक हम पैरेलल लाइन खींचें इसके y एक्सिस के, तो 1 2 3 इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 3,0। इस पॉइंट को ले लें, ये हो गया 3,1, इसको ले लें, ये हो गया 3,-1। उसी प्रॉपर्टी को लिखें, पॉइंट शेयर प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को ढूंढ के लाएं तो यहाँ पे हमें वो प्रॉपर्टी दिख रही है कि एब्सिसा x की वैल्यू हो गई 3। ये x इक्वल 3 ये एक लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, क्योंकि ये एक रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहीं से हम इसकी तरफ बढ़ेंगे, किसकी तरफ, किसकी ओर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर। जरा देखते हैं किसी एक ही अक्ष के पैरेलल, किसी एक ही अक्ष के समांतर कोई दो लाइंस ले लेते हैं। x इक्वल 3 था, इधर की ओर ले लें 1 2 3 4। ये लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव डायरेक्शन में x अक्ष की निगेटिव डायरेक्शन की ओर 1 2 3 4 इकाई की दूरी पे, 4 यूनिट डिस्टेंस पे ये मैंने जो लाइन यहाँ पे ट्रेस की है इसका इक्वेशन क्या होगा 1 2 3 4, ये x इक्वल -4 निगेटिव डायरेक्शन के कारण। अब यहाँ पर हमें दो इक्वेशन मिल चुकी हैं। x इक्वल 3, इसे यदि हम लिखें तो x - 3 इक्वल 0 लिख सकते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट। ये क्वेश्चन है x इक्वल -4, इसको इधर ले आए तो इसे हम लिख सकते हैं x + 4 इक्वल 0। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। ये जो दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशंस का यदि हम पेयर इक्वेशन निकालें, युग्म समीकरण, पेयर इक्वेशन, युग्म समीकरण, इनका यदि हम निकालें तो क्या होगा x - 3 को एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई x + 4 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल 0। यहां पर आप दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। x का मल्टीप्लाई x से करेंगे x स्क्वायर, इसका इससे करेंगे -3x, 4 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो +4x, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 इक्वल 0। ये आया x स्क्वायर प्लस x -12 इक्वल 0। अब यहां पे जो ये इक्वेशन दिख रही है यही है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझा वो मैंने कार्टेशियन प्लेन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो सकती है मैंने उसे समझाने का प्रयास किया। अब जरा पॉलिनोमियल्स की तरफ बढ़ लेते हैं। तो जैसे ही हम पॉलिनोमियल पे नजर डालते हैं, पॉलिनोमियल की ओर देखते हैं, तो वहां भी आपने सुना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n - 1 प्लस a2 x की पावर n - 2 प्लस a3 x की पावर n - 3 अप टू डॉट 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 प्लस an, और x की पावर n - n लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और x की पावर जैसे ही यहाँ पे 0 हुई
तो x की पावर 0, तो x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यानी लास्ट में जो हमें ये टर्म दिख रहा है वो कैसा है कांस्टेंट है। इस फॉर्म में जब चीजें लिखी हों, यानी इस डिजाइन में जब चीजें लिखी हों तो वो क्या है पॉलिनोमियल। अब इसमें लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल मींस जिसमें x की पावर 1 हो। उसी लीनियर पॉलिनोमियल जैसे अब कहीं लिखा है मान लीजिए 3x, अब ये अभी पॉलिनोमियल है। अब इसी लीनियर पॉलिनोमियल में हम px इक्वल 0 यानी 3x इक्वल 0 लिख दें तो x इक्वल 0 एक इक्वेशन हो गई। और ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, किसी रेखा को रिप्रेजेंट व्यक्त करने वाला समीकरण। और अभी आपने देखा ही है कि x बराबर 0, x इक्वल टू 0 y अक्ष का समीकरण है। आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया जाए कोई। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये भी लिखा है px, तो ये फिलहाल अभी पॉलिनोमियल है। और इसको इज इक्वल टू 0 कर दें तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। यही है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। किसी द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं, किसी द्विघात समीकरण के दो रूट्स होते हैं। इंग्लिश में कहें तो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू रूट्स। किसी द्विघात समीकरण को सॉल्व किया जाए, हल किया जाए, तो जो x के दो मान मिलेंगे वही x के दोनों मान द्विघात समीकरण के दो मूल कहलाते हैं। इन द्विघात समीकरण के दोनों मूलों को हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। द्विघात समीकरण के दो मूल, इंग्लिश में इनको हम क्या कहते हैं? रूट्स, अल्फा व बीटा होते हैं। चलिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कार्टेशियन प्लेन में कि यदि दो पैरेलल लाइन ले ली जाए किसी एक ही अक्ष के, दो पैरेलल लाइन, और उनका पेयर इक्वेशन युग्म समीकरण बना दिया जाए तो हमें क्या मिलता है? एक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है। तो यदि ये मूल है तो x की जो है दो वैल्यू हो गई, x इक्वल अल्फा, x इक्वल बीटा। इन्हीं दोनों से हम सॉल्व करें, x इक्वल अल्फा को हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं, यहां पर इसे इक्वेशन सेकेंड। बीटा को इधर ले आइए तो x माइनस बीटा इक्वल 0, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब हम पेयर इक्वेशन निकालेंगे, किससे? पेयर इक्वेशन हम निकालेंगे इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से। तो वो क्या होगी? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कीजिए। x का मल्टीप्लाई x से होगा तो x स्क्वायर, माइनस अल्फा का x से और माइनस बीटा का इधर x से, तो माइनस अल्फा x माइनस बीटा x, और माइनस अल्फा माइनस बीटा का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0 आ जाएगा। x स्क्वायर, इसमें माइनस कॉमन और x कॉमन, माइनस कॉमन लेके इधर कर देते हैं, x कॉमन लेकर के राइट हैंड साइड में, तो यहाँ अंदर क्या बचा? बीच में अल्फा प्लस बीटा, प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये जो मेरी इक्वेशन दिख रही है, इसका भी जो रूप है, इसकी जो डिजाइन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है, द्विघात समीकरण की तरह है। इसे हम इक्वेशन 4 कह देते हैं, 1 2 3 4। ये जो चौथी इक्वेशन है, इसका कंपैरिजन करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट से, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से। लेकिन अभी कंपैरिजन करने के पहले थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या हमें यहाँ ध्यान रखना है? यहाँ देखिए x स्क्वायर का एक कोएफिशिएंट a है और यहाँ पर x स्क्वायर अकेला है। तो यहाँ पे x स्क्वायर का एक कोएफिशिएंट a है और यहाँ पे x स्क्वायर में कोई कोएफिशिएंट नहीं है।
तो हम पहले एक काम करेंगे कि इस कोएफिशिएंट ए को यहां से हटाएंगे। तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इस ए कोएफिशिएंट को हटाएंगे, तो यानी हम इस पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देंगे। तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस अब b अपान ए हो जाएगा, यहाँ पे b अपान ए एक्स प्लस c अपान ए इक्वल 0। अब इसे कह दें इक्वेशन 5। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर दें, एक्स स्क्वायर ये कांस्टेंट यहाँ पे x यहाँ पे x, तो x के कोएफिशिएंट की तुलना करें। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे है अल्फा प्लस बीटा माइनस में, और इधर कितना है b अपान a, ये माइनस साइन इधर ले जाए तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाता है माइनस b अपान a। ये है पहला फार्मूला जो आपको याद कराया जाता है, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस b अपान a। कांस्टेंट टर्म की तुलना कर ले, ये जो अचर पद है उनकी तुलना कर ले, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है c अपान a। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल आ गया c अपान a। ये भी आपको याद करना होता है, ये भी आपको याद कराया जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी मूलों का गुणनफल वो होता है c अपान a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हो, मूल दिए हो, तो द्विघात समीकरण निकालना है तो क्या फार्मूला लगाएंगे, तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणे एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। वो लाइन ये लिखी हुई है, देखिए, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसे यदि आप चारों तरफ से एक घेरे में बंद कर लें तो यहां से ये फार्मूला बन जाता है। इसे हम अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण ज्ञात करो, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण ज्ञात करो यदि मूल अल्फा और बीटा दिए हैं, यानी if the roots alpha and beta are given then find the quadratic equation। उसके लिए जो फार्मूला आप अप्लाई करेंगे उसके लिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसके लिए हम लिख देते हैं सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। हिंदी में इसी को आप याद कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर ऋण मूलों का योगफल गुणे एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। फैक्टर में हम पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना ये सीखते हैं, ऐसे फैक्टर करते आ रहे हैं, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाते हुए गुणनखंड करना। तो यदि ये जो लिखी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे हम सॉल्व करने का प्रयास करें और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करने का प्रयास करें, तो देखिए कौन से स्टेप हमें फॉलो करने होंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इसमें जो x के टर्म है उसे एक तरफ रखेंगे, उन्हें एक तरफ रखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल साइन के ठीक नीचे इक्वल साइन, और ये c जो है इधर आएगा तो माइनस c हो जाएगा। फार्मूला यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिखें तो हम जानते हैं वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तीन पद हमें मिल जाएं तो हम परफेक्ट स्क्वायर यानी कंप्लीट वर्ग में उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। यहां पे ax स्क्वायर प्लस bx दिख रहा है, तो देखिए x स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर है तो a हटा दें यहां से, तो हम लिखेंगे अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए इंटू एक्स, और इधर लिख देते हैं माइनस सी अपान ए। एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स। यदि एक्स स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर हो, यानी ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, तो फिर बी अपान ए इंटू एक्स ये 2ab का टर्म हो सकता है। तो 2ab को हम लिख लें इक्वल b अपान ए टू एक्स, चूंकि a यहां पर x है तो इस a को x से डिवाइड कर दें तो b की वैल्यू कितनी आई, b अपान
2a। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें बी स्क्वायर भी यहां लाना होगा। ये ए स्क्वायर का टर्म है, ये 2ab का टर्म है, बी स्क्वायर का टर्म नहीं है। बी स्क्वायर के टर्म के लिए हम इसे बी स्क्वायर इक्वल स्मॉल बी स्क्वायर अपॉन 4 स्मॉल a का होल स्क्वायर, ये फाइंड हो गया आपने। बी स्क्वायर की जो वैल्यू है इसे दोनों तरफ यहां ऐड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में इसके बजाय दाईं ओर लिखने के पहले ही लिख लें बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन a। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल दिख रहा है, हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। a प्लस बी के होल स्क्वायर के अनुसार x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो गया ये इक्वल, इधर देखिए यदि हम एलसीएम ले लें 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर डिवाइड, यहां बचा b स्क्वायर माइनस a और इधर 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर को इस a से डिवाइड करेंगे तो 4a बचेगा, उस 4a का मल्टीप्लिकेशन c के साथ करेंगे तो ये हो गया 4ac। अब इसके बाद यहां पर आप देखिए x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहां से हटाएं तो इस पूरे के पूरे टर्म में रूट साइन लग जाएगा, तो x प्लस b अपॉन 2a बराबर, ये रूट स्क्वायर यहां से हटा तो यहां पे अंडर रूट, लेकिन अंडर रूट के पहले प्लस माइनस साइन लग जाएगा और ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का जब हमने वर्गमूल लिया यानी रूट ले लिया तो यही 2a बचा और प्लस माइनस साइन इधर लग गया। और साफ सुथरे तरीके से लिख लें ऐसे, ये रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ये प्लस माइनस में है। यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इक्वल ये जो b अपान 2a है उधर जाएगा तो माइनस b अपान 2a हो गया, प्लस माइनस ये हो गया अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। 2a यहां पे एलसीएम लेके एक बार लिख दें तो x इक्वल माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यही है हमारा श्रीधराचार्य सूत्र। इस सूत्र की सहायता से हम दो रूट्स निकालते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो दो मान होंगे उन्हें हम इस सूत्र की सहायता से प्राप्त करते हैं। अब यदि हम अलग अलग लिखना चाहें दोनों मूल तो लिख सकते हैं। x की वैल्यू है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन लगे हुए हैं, क्रम से एक साइन लेंगे और हमें दोनों रूट्स मिल जाएंगे। तो पहले रूट्स के लिए अल्फा के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और बीटा के लिए लिख लें माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो इस तरह से ये हमारे दो मूल मिल गए। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने पहले ही कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टू रूट्स, तो ये दोनों रूट्स हैं। अब थोड़ा सा जादुई सा लगेगा आपको, यहीं पे जरा देखिए, आप जो ये दो रूट्स निकाल के लाए हैं धराचार्य फार्मूले से, इनको जरा आपस में जोड़ दें, यानी अल्फा प्लस बीटा लिखें। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा करने पे क्या होगा, इन्हीं दोनों को ऐड करना है आपस में, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a प्लस, अब इसको लिख लें माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, एलसीएम हो गया 2a माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां प्लस नहीं करेंगे क्योंकि इस प्लस का इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो हो गया माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये दोनों कैंसिल आउट, एक प्लस में एक माइनस में है, तो माइनस बी और माइनस बी मिलकर के कितना हुआ माइनस 2b अपान 2a, 2 से 2 डिवाइड, ये कितना आया माइनस बी अपान ए, अल्फा प्लस बीटा। ये वही चीज निकल के आई जो आपने
इनिशियली शुरू में जिसे आपने कंपैरिजन करके निकाला था कि मूलों का योगफल क्या होता है, तो कितना निकल के आया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपान ए। यदि यहीं से हम इन्हीं दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकाल दें तो क्या प्रोडक्ट भी सी अपान ए आएगा, वो भी जरा देख लेते हैं। निश्चित तौर पे बिल्कुल वो भी वही आएगा। फिलहाल ये जो प्रूविंग है द्विघात समीकरण में धराचार्य सूत्र की, इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। इधर देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, इन्हीं दोनों चीजों का जरा प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ऐसे पहला रूट लिख लेते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। चलिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल 2a और 2a का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा, 4a स्क्वायर। यहाँ पे यदि हम माइनस कॉमन इससे भी ले लें और माइनस कॉमन इससे भी ले लें तो एक बार माइनस कॉमन लिया तो -1 इंटू फिर माइनस कॉमन लिया तो -1, ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके। लेकिन यहाँ क्या चेंजमेंट आएगा, यहाँ चेंज ये होगा कि ये वाला हो जाएगा b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस में हो जाएंगे b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, हिंदी में जिसे वर्गांतर सूत्र कहते हैं। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गए, ये अपान नीचे 4a स्क्वायर है। अब देखिए a प्लस बी माइनस बी के अनुसार इनको जरा जरा तोड़ेंगे, ये होगा बी स्क्वायर माइनस, और यहाँ से रूट हट जाएगा या स्क्वायर बी लिख रहे हैं आप, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर। ये क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस, ये रूट इस स्क्वायर के कारण हट जाएगा तो कितना बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये माइनस का मल्टीप्लाई भी होगा तो ये प्लस हो जाएगा अपान 4a स्क्वायर। यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, ये कितना बचता है 4ac अपान 4a स्क्वायर। तो 4 से 4 डिवाइड, a से पावर डिवाइड, तो ये बचा कितना, ये वही बचा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने लर्न किया था, c अपान a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c अपान a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस चैप्टर में विविक्त कर को भी जानना होता है, ये भी फार्मूले की तरह आपको याद कराया जाता है। समझते हैं ये डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर क्या होता है। विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट, इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी धराचार्य फार्मूले में रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस इतनी वैल्यू को हम डिस्क्रिमिनेंट डी कहते हैं। इसमें हम क्या क्या जानते हैं, इसमें 3 कंडीशंस हमें याद कराई जाती हैं। डी डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है, डी की वैल्यू कैसी है, इक्वल टू 0। तो रूट्स हमारे कैसे होते हैं, वो रूट्स हमारे होते हैं रियल एंड इक्वल। यदि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स हमारे वो रियल होते हैं एंड अनइक्वल यानी डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न मूल होते हैं। यदि डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारे जो रूट्स हैं वो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। रुक जाओ, अब देखिए इसको समझ लेते हैं कि क्यों रूट्स अनइक्वल यानी मूल भिन्न भिन्न कब होते हैं। एक बात जरा समझिएगा, हम कहीं लिखते हैं मान लीजिए अंडर रूट 9, तो क्या लिखते हैं +-3। बहुत गौर से समझेंगे इस चीज को। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में भी मैंने इस चीज को समझाने का प्रयास किया था। वहां पे अंडर रूट 9 को +-3 को लिखते हैं x इक्वल 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो x स्क्वायर इक्वल 3 का होल स्क्वायर कितना आया, x स्क्वायर इक्वल 9। x इक्वल -3 है, इसका भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो x स्क्वायर इक्वल हो गया -3 का स्क्वायर, ये भी आया x स्क्वायर इक्वल 9। यानी x स्क्वायर इक्वल कहीं पे 9 लिखा है,
तो इसे हम x इक्वल √9 लिखेंगे, फिर बाद में इसको +-3 लिख सकते हैं, या यही कारण है कि लिखते हैं। ये आपको हमने 2 स्टेप जो सॉल्व किए हैं उससे आप ये बात समझ गए होंगे। रूट जब लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं जब किसी नंबर्स का, तो आप क्या देखते हैं, दो सेम चीजें लिखी हुई हो रूट्स के अंदर, तो दोनों सेम चीजों में से कोई एक नंबर बाहर लिख लिया जाता है। कहीं रूट में लिखा है x इंटू एक्स, तो बाहर हम लिख लेते हैं x। तो कहीं यदि रूट में लिखा है -3 इंटू -3, तो हम 1 टाइम यहां पे -3 लिख लेंगे। और कहीं रूट में लिखा है 3 इंटू 3, तो हम 1 टाइम यहां पे +3 लिख लेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे होते हैं, और सॉल्व करते करते ये जो डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू है, जरा चाइल्ड फार्मूले को आप सॉल्व कर रहे हैं, मान लेते हैं कहीं कोई इक्वेशन आपने सॉल्व किया और x की वैल्यू निकल करके आती है -5 ±√, और यहां पे जो वैल्यू निकल करके आई वो वैल्यू निगेटिव आ गई, -16 आ गई, और अपान 2a में 8 हो गई। तो अब यहां पर ये जो वैल्यू है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट आपका कैसा है, <0 है। मैं नीचे से ऊपर की तरफ आपको समझा रहा हूं, मैं पहले आपको समझा रहा हूं इमेजिनरी रूट्स का क्या मामला है। तो यहां पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, कहीं लिखा हो √-16, तो इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं मिल सकती। कॉम्प्लेक्स नंबर में यही बात हमने समझाई थी कि कहां तक कौन कौन से नंबर रियल नंबर होते हैं, और किस स्थिति के बाद, उस वीडियो को आप देखें जहां पर आप ये जानना चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन होते हैं, कब हम i² = -1 का प्रयोग करते हैं। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसको सॉल्व करोगे तो आपको कोई रियल वैल्यू मिलने वाली नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी दो संख्याएं या कोई भी ऐसे दो नंबर्स नहीं हो सकते कि जिनका प्रोडक्ट निगेटिव में आ जाए। यही कारण है कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू d की वैल्यू <0 यानी कोई नेगेटिव नंबर आता है, हम कहते हैं कि रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। अब देखिए, यदि यहीं पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू d की वैल्यू इस कंडीशन में आ जाए, 0 आ जाए, तो 0 होने पे क्या होगा, अल्फा जब एक रूट से लिखेंगे तो उसे आप लिखेंगे -0/8, तो ये -5/8 ही आएगा। और बीटा के लिए क्या लिखेंगे, -5 -0/8, तो ये भी -5/8 ही है। तो इसका मतलब है कि यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो रूट्स दोनों सेम होंगे और वो रियल रूट्स होंगे। मतलब ये वैल्यू रियल वैल्यू है, ये इमेजिनरी वैल्यू नहीं है, तो रियल वैल्यू मिलेगी 2, और दोनों के दोनों ही रूट्स हमारे कैसे होंगे, सेम होंगे और रियल भी होंगे। कब, जब d की वैल्यू = 0 है। अब जरा इसी में देखिए, यदि d की वैल्यू >0 है, अब ग्रेटर देन 0 हमने यहाँ पे वैल्यू ले ली 9, ठीक, कोई भी 0 से बड़ी वैल्यु ले लेते हैं। अब इस 9 का वर्गमूल लेंगे तो +-3 आएगा, पहले से यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो -5 ± 3/8। अब यहाँ दोनों रूट्स निकालना चाहें तो अल्फा के लिए क्या लिखेंगे, -5 + 3/8 कितना होगा, -2/8। इसे क्या कहेंगे, -1/4। और यदि एक बार हम माइनस साइन लें और इसे बीटा लिखें तो -5 - 3/8, ये -8/8 हो गया, और इस तरह ये डिवाइड होकर के आया -1। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू रियल हैं, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग वैल्यू हैं, सेम नहीं है, अनइक्वल रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अब जाते जाते एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या क्या जाना। पहली बात जो आपको याद होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो रूट्स होते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, दो मूल होते हैं, उन्हें हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो दो रूट्स होते हैं, इन दोनों रूट्स का जो सम है, योगफल है, वो -b/a से
रिप्रेजेंट होता है और दोनों का प्रोडक्ट यानी गुणनफल अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c अपान a होती है। तीसरी बात हमें याद रखनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसी धराचार्य सूत्र से आप दो अलग अलग मूल अल्फा और बीटा भी निकाल सकते हो, एक बार प्लस साइन लेकर के और एक बार माइनस साइन लेकर के। अगली चीज हमें आपको क्या याद रखनी है कि धराचार्य सूत्र में रूट के अंदर जो ये लिखी वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। इस डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो मूल बराबर होंगे और वास्तविक मूल होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। यदि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे यानी भिन्न भिन्न मान होंगे दोनों मूलों के। और यदि d की वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। साथियों, अगले वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जितनी भी एक्सरसाइज हैं, एनसीईआरटी में जितने भी प्रश्न हैं उन्हें, और आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा और भी विगत कई वर्षों से जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उन तमाम सारे अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर के आएंगे। उसके पहले मैं फिर से आपसे कहूंगा वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और आज की क्लास में जहां कहीं भी आपको दिक्कत हुई हो, कोई आपके मन में बात आ रही हो, कोई बात जो आपको समझ में ना आ रही हो, आप कमेंट्स बॉक्स में जाएं, वहां पर अपनी राय अवश्य दें।